नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक नालंदा महाविहार या कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर चर्चा करेंगे। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बहुधा प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी शिक्षा के किसी केंद्र विशेष के ऊपर ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिनमें सर्वप्रमुख नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय रहता है। तो हमारे आज का जो टॉपिक है उसमें हम नालंदा महाविहार या प्राचीन भारतीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र नालंदा महाविहार या ऐसा कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा को है वो अत्यंत महत्व दिया जाता रहा है और इसकी पुष्टि जो है वो वैदिक काल से ही ऋग्वेद से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। और जो हमारे प्राचीनतम जो ग्रंथ है जिनमें ऋग्वेद सबसे प्रमुख है, उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है। और प्राचीन काल से ही ये माना जाता रहा है कि बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो केवल माता पिता के संरक्षण में रहकर संभव नहीं है। बालक के व्यक्तित्व के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, उन सभी पक्षों का सर्वांगीण विकास केवल माता पिता के संरक्षण में रहकर संभव नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे कि बौद्धिक, बुद्धि, चरित्र, अध्यात्म, शरीर आदि पक्षों का जो उत्कर्ष है वो आचार्य या गुरु के संरक्षण में रहकर ज्ञानार्जन करने से ही संभव है। और इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर संभवतः प्राचीन भारतीय मनीषियों के द्वारा उपनयन संस्कार की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। और इसी संकल्पना के अनुसार बालक बालिका को उपनयन संस्कार के पश्चात आचार्य कुल या गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रकार के आचार्य कुलों या गुरुकुलों का है वो उल्लेख मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष के पश्चात इन गुरुकुलों के स्थान पर जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है या जो आचार्य कुल थे या जो गुरुकुल थे, उनके स्थान पर एक प्रकार से विहारों का उल्लेख मिलता है। और महात्मा बुद्ध के समय इन विहारों की स्थापना है वो सर्वप्रथम की गई थी। बुद्ध के पश्चात ये जो विहार, जिन्हें मठ भी कहा जाता था, शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। ऐसे ही विहारों में नालंदा का महाविहार, विक्रमशिला का महाविहार, श्रावस्ती और वल्लभी का महाविहार भी प्रमुख थे, जो बुद्ध के पश्चात, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात एक प्रकार से शिक्षा की है वो विशेष रूप से बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के रूप में स्थापित होने लगे। प्राचीन जो मगध महाजनपद या ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। प्राचीन जो मगध साम्राज्य था उसमें नालंदा महाविहार है वो एक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था।
और इस महाविहार जो कालांतर में विश्वविद्यालय में परिणत हो गया था के विषय में चीनी जो यात्री हैं उन्होंने विस्तार पूर्वक लिखा है। चीनी यात्रियों द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से साथ ही साथ बौद्ध धर्म ग्रंथों का एक प्रकार से संग्रहण करने और उनका चीनी भाषा में अनुवाद करने के उद्देश्य से साथ ही साथ बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में है वो नालंदा महाविहार में अध्ययन के लिए एक प्रकार से प्रवेश लिया और अध्ययन करने के पश्चात वापस लौटकर उन्होंने अपनी यात्रा विवरण जो लिखे उन यात्रा विवरणों से ही हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विशेष रूप से उसके भवनों के बारे में, यहाँ की शिक्षा पद्धति, आचार्यों आदि के बारे में हमें विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। नालंदा महाविहार पर चर्चा करने से पहले हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि नालंदा महाविहार वर्तमान में भारत के भौगोलिक नक्शे में कहाँ पर स्थित है, या ऐसा कि सीधा कह सकते हैं एक शब्द में अवस्थिति कहाँ है। देखिए, जो नालंदा महाविहार है वो आधुनिक बिहार राज्य की जो राजधानी है पटना, जिसे उस समय पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, उससे लगभग 50 मील दक्षिण में स्थित है। वर्तमान में भी नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं वो संरक्षित रखे गए हैं, जो एक प्रकार से उसकी भव्यता की जो कहानी है वो स्वतः ही बयान करते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है कि नालंदा जो महाविहार है उसकी स्थापना कब हुई और यह कब अस्तित्व में आई। देखिए, बौद्ध ग्रंथों से इस संबंध में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ पूर्व में है वो एक आम्र वन हुआ करता था, जहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने है वो उपदेश देने के लिए आए और महात्मा बुद्ध ने नालंदा के इसी आम्र वन में है वो अपने जो बौद्ध श्रावक थे उनको उपदेश देना है वो प्रारंभ किया। बौद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देना प्रारंभ किया और महात्मा बुद्ध के समय ही नालंदा के आसपास के जो लगभग 500 श्रेष्ठी यानी व्यापारियों का जो समूह था, उस श्रेष्ठियों के संघ ने लगभग 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में इस आम्र वन वाले क्षेत्र को खरीदकर महात्मा बुद्ध को वो समर्पित कर दिया और महात्मा बुद्ध द्वारा ही इस क्षेत्र में इस जगह पर है वो इस क्षेत्र पर बौद्ध संघ की है वो स्थापना करने के पश्चात यहाँ पर नालंदा विहार की स्थापना की गई। बुद्ध के बाद नालंदा महाविहार के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मौर्य सम्राट अशोक के समय ही मिलती है और मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा यहाँ पर है वो एक विशाल बौद्ध विहार का निर्माण करवाए जाने का उल्लेख मिलता है और मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात 5वीं शताब्दी ईस्वी तक नालंदा जो है वो नालंदा एक बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में वो स्थापित हो चुका था। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम, जिसने 414 से लेकर 455 ईस्वी तक शासन किया था, ने नालंदा में एक विशाल विश्वविद्यालय भवन का निर्माण करवाया। सातवीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रहण करने और बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा है वो प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में आगमन हुआ 629 ईस्वी में और 629 से 646-47 ईस्वी तक वो भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया और वापस लौटकर अपना ग्रंथ जो लिखा CU की, उस ग्रंथ से ही हमें
नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के ग्रंथ से ही हमें नालंदा विश्वविद्यालय के भवन, या ऐसा कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय भवन के बारे में है वो विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ पर मिले अवशेषों से भी पूर्ण रूप से वो प्रमाणित होती है। देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय भवन के बारे में लिखा है कि नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो एक लंबे चौड़े क्षेत्र में विशाल और सुदृढ़ चारद्वारी से घिरा हुआ क्षेत्र था। ह्वेनसांग लिखता है कि यहाँ पर अनेक विहार स्थित थे। उन विहारों में से कुछ तो इतने अधिक बड़े और भव्य थे कि जिनकी गगनचुंबी जो शिखर है वो अत्यंत ही आकर्षक दिखाई देते थे। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि यहाँ का जो सबसे बड़ा विहार था वो लगभग 203 फीट लंबा और 164 फीट चौड़ा था। ह्वेनसांग के अनुसार इस विहार में 9.5 फीट से लेकर 12 फीट तक लंबे है वो अनेक कक्ष बने हुए थे। उसी के विवरण से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय भवन में है वो अनेक व्याख्यान कक्ष भी बने हुए थे, सेमिनार हॉल। लेक्चर देने के लिए जो बड़े बड़े हॉल थे वो हॉल बने हुए थे। और ह्वेनसांग के अनुसार ऐसे व्याख्यान हॉलों की संख्या है वो 7 थी। अर्थात विश्वविद्यालय भवन, नालंदा विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्षों के साथ साथ लगभग 300 छोटे बड़े कक्ष बने हुए थे। साथ ही साथ यह एक आवासीय विद्यालय था। यहाँ पर विद्यार्थियों के रहने के लिए एक प्रकार से छात्रावास भी बने हुए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर के छात्रावासों में ही रहकर अध्ययन करते थे। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार इस विश्वविद्यालय परिसर के चारों कोनों में कुओं का निर्माण किया गया था और इन सभी तथ्यों की पुष्टि जो है वो खुदाई में मिले अवशेषों से पूर्ण रूप से होती है। साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय भवन की भव्यता भी प्रमाणित होती है। ह्वेनसांग के वर्णन से ही हमें नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की जो प्रक्रिया थी उसकी जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए परीक्षा होती थी। उस परीक्षा के बारे में ह्वेनसांग ने विस्तार से लिखा। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से संबंधित जो नियम है वो अत्यंत ही कठोर थे। उसके अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी और यह प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के जो प्रवेश द्वार थे, चारों प्रवेश जो द्वार थे, उन प्रवेश द्वारों के ऊपर ही द्वार पंडित के द्वारा ली जाती थी। और इस प्रवेश परीक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम यानी सिलेबस भी था। उसके बारे में भी ह्वेनसांग ने लिखा है। ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए व्याकरण, हेतु विद्या अर्थात न्याय संबंधी जो नियम थे उनके बारे में और अभिधम कोश का ज्ञान है वो अत्यंत आवश्यक था। प्रवेश परीक्षा में इन्हीं 3 विषयों से संबंधित जो प्रश्न है वो सब पूछे जाते थे। ह्वेनसांग इस प्रवेश परीक्षा के परिणाम के संबंध में भी लिखता है। उसके अनुसार प्रवेश द्वार पर द्वार पंडित द्वारा ली जाने वाली द्वार परीक्षा में 8 से 10 विद्यार्थी जो है वो असफल तथा केवल 1 से 2 विद्यार्थी ही सफल हो पाते थे। यानी कि
प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है महज 10 या 20% ही होता था। यानी 10 में से 1 या 2 विद्यार्थी ही प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर पाते थे। ह्वेनसांग के विवरण से ही हमें विश्वविद्यालय के प्रबंधन और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ह्वेनसांग ने अपने विवरण में लिखा है कि जिस समय उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, उस समय यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे तथा शिक्षकों यानी आचार्यों की संख्या वो लगभग 1,510 थी, अर्थात 1,510 जो है वो शिक्षक थे। इनमें से जो 1,010 जो शिक्षक थे वो एक प्रकार से सूत्र निकायों में दक्ष थे तथा शेष जो 500 जो शिक्षक थे वो जो अन्य भिन्न भिन्न विषय थे उनके एक प्रकार से विशेषज्ञ थे। ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति है उसके बारे में भी ह्वेनसांग ने लिखा है। ह्वेनसांग के अनुसार ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति है वो शीलभद्र था और ह्वेनसांग के अनुसार कुलपति ही समस्त विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रबंध के प्रति है वो जिम्मेदार होता था और कुलपति को इस विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन में सहायता देने के लिए वो 2 समितियां होती थी जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में किया है। एक तो होती थी शिक्षा संबंधी समिति और दूसरी होती थी प्रशासनिक समिति जिनका उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने ग्रंथ में किया है। जैसे आजकल में यूनिवर्सिटी में होती है बोर्ड ऑफ स्टडीज। देखिए हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो भी कहीं न कहीं प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति से ही प्रेरित है। यद्यपि इसमें वर्तमान जो अधिकांश जो शिक्षा पद्धति है वो यूरोपीय शिक्षा पद्धति पर आधारित है। तो ह्वेनसांग के अनुसार कुलपति जो है वो कुलपति को विश्वविद्यालय प्रबंध और प्रशासन में परामर्श देने के लिए 2 समिति होती थी। एक तो शिक्षा संबंधी समिति बोर्ड ऑफ स्टडीज, यह एक प्रकार से विभिन्न शैक्षिक कार्यों में परामर्श देने यानी सिलेबस तय करने, परीक्षा का पैटर्न तय करने, मूल्यांकन आदि से संबंधित जो है वो कार्य करती थी। और दूसरी समिति होती थी प्रशासनिक समिति जो एक प्रकार से विश्वविद्यालय के प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित परामर्श देती थी। विश्वविद्यालय में रहने वाले जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों के आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि की जो व्यवस्था है वो निःशुल्क होती थी। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय के जो विभिन्न शासक थे और जो धनी व्यापारी थे उन धनी व्यापारियों द्वारा विश्वविद्यालय को है वो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इसके अलावा बंगाल के जो पाल शासक थे उन पाल शासकों के द्वारा विश्वविद्यालय को है वो लगभग 200 गांव दान में दिए गए थे और दान में प्राप्त इन 200 गांवों से जो राजस्व आय प्राप्त होती थी उस राजस्व आय से भी विश्वविद्यालय में रहने वाले भिक्षुओं, विद्यार्थियों और आचार्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। अगले वीडियो में हम विश्वविद्यालय में है वो पढ़ाए जाने विभिन्न पाठ्यक्रमों, अनुशासन संबंधी व्यवस्था, पुस्तकालय भवनों, उस समय के प्रसिद्ध आचार्यों और प्रसिद्ध विद्वानों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। धन्यवाद।